This conference will now be recorded. जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? स्क्रीन भी आ रही है? जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, एमसीक्यूज नजर नहीं आ रहे आप। एक मिनट ठहरिएगा, मैं स्क्रीन, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग, मुझे पहले नहीं पता चला। एक मिनट। जी, आपको अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी, मैं माजरत खाऊं बच्चे, मैं माजरत खाऊं। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, एमसीक्यूज बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। आपको याद होगा हम लोग इस चैप्टर को मुकम्मल कर चुके हुए हैं, सिर्फ एमसीक्यूज इसके रहते थे। मैंने कुछ तो आपको करवा दिए हूँ मैं सॉल्व। मैंने कहा था मैं फिर भी एक दफा डिटेल गो थ्रू जरूर आप लोगों के साथ करूंगा। जो रहते होंगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएंगे, ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ कंज्यूमर विद फिक्स्ड इनकम, एक कंज्यूमर जिसकी आमदनी फिक्स्ड है, एट हिज डिस्पोजल वुड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, वो चाहता है कि वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे। एट अ पॉइंट वेयर, वो कंजम्पशन किस पॉइंट तक करे? मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम ईच गुड इज सेम, कि मार्जिनल यूटिलिटी हर रुपए के इक्वल उसे सेम मिले, या मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच गुड, हर यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी सेम मिले, या मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच गुड इज मैक्सिमाइज्ड, या मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम ईच गुड इज मैक्सिमाइज्ड। जी बच्चे, बताइएगा कौन सी ऑप्शन है? शाबाश, बच्चों ने कहा जी ए ऑप्शन है। मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम ईच गुड इज सेम, marginal utility of y over price of y is equal to marginal utility of x over price of x। इस इक्वेशन के बारे में पूछा है। अब आप बताइएगा कौन सी ऑप्शन बच्चे बन रही है? ये बात क्लियर हो गई जी बच्चे? चलो जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है, कोशिश करने हैं सभी एमसीक्यूज आप खुद से सॉल्व करें। अच्छा बच्चे, फरहान की फिक्स्ड इनकम जो वो खर्च कर रहा है दो कमोडिटीज पे, एक कमोडिटी है एक्स और दूसरी कमोडिटी है वाई। जी जुहेब साहब देखें, मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम ईच गुड इज सेम। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस पॉइंट पे मिल रही होती जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम ईच गुड इज सेम, मैक्सिमाइज नहीं होता वर्ड। अच्छा, सेकंड का डी बताया आपने, ठीक हो गया। वो सेकंड का नहीं, मैं जी जुहेब साहब आपको समझ में आई है बच्चे बात? जुहेब, मोहम्मद जुहेद, बच्चे आपने कहा था फर्स्ट एमसीक्यूज में कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्लियर हुई है? मैंने सेकंड एमसीक्यूज अभी स्किप कर दिया आपके लिए। जी ठीक होगा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ठीक हो गया।
अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे बच्चों ने आंसर बता दिया इसका, उन्होंने कहा जी डी है। मैं फिर भी इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली गो थ्रू करता हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो मेरे से। जी एक बच्चे ने कहा जी एक सवाल है जी। जी पूछे जुहेब साहब, एहसन साहब पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी एहसन। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ना, इसमें ये मैंने पूछना था जो टोटल अमाउंट होती है और जो एक्चुअल प्राइस होती है, ये सेम होती है या इसमें डिफरेंस होता है कोई? टोटल अमाउंट एक्चुअल प्राइस, मैं नहीं समझ पाया हूँ आपकी बात। अब विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर मुझे बता दो। सर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो थी ना, उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए टोटल अमाउंट और एक्चुअल प्राइस, मैं अभी भी आपकी ये बात नहीं समझ पाऊँ, लेकिन जो आपने टॉपिक का नेम लिए हैं वो ये है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। में ये था कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के को खरीदते हुए जितनी इंटेंशन थी, जितनी कीमत देने के लिए तैयार था, और एक्चुअली जितनी उसने प्राइस पे की, इस डिफरेंस को हम कहते थे कंज्यूमर सरप्लस। आप एक दुकानदार के पास गए और आपने वहां से एक जैकेट खरीद ली है, और आप सोच रहे हो कि ये जैकेट अगर ये मुझे 1,000 रुपए की दे दे तो मैं आराम से खरीद लूंगा। आपने उससे पूछा कितने पैसे, उसने कहा 1,000 रुपए। आपने कहा नहीं कम करो कम करो, कम करते करते 500 पे वो एग्री कर गया। अब आप तो तैयार थे 1,000 रुपया भी देने के लिए उस जैकेट के बदले में, एक्चुअली आप पे कर रहे हो 500 रुपया, और आपको लग रहा है कि ये मुझे 500 रुपए का बेनिफिट मिल गया। तो विलिंग टू पे, जितने पे करने के लिए आप एग्री थे, और एक्चुअली पे का मतलब है जितने आपने उसको खरीदते हुए पे किए। सर जितनी यानी कि जितनी बार्गेनिंग करके हमने जो पैसे बचाए वो हमारी कंज्यूमर सरप्लस होगी। जी अब नहीं, बार्गेनिंग करके जितने बचाए नहीं, मैं उसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप विलिंग टू पे हैं 1,000, एसन आप कितने हैं विलिंग टू पे 1,000। आपने पूछा सप्लायर से भाई कितने के है ये जैकेट, उसने कहा 1,500 रुपए की। अब आपने उससे निगोशिएट करना शुरू कर दिया, उसने आपको 800 रुपए की बेच दी या 500 रुपए की बेच दी। अब अगर वो आपको 800 रुपए की बेच रहा है तो निगोशिएट करके तो आपने 700 रुपया कम किया, लेकिन विलिंग टू पे और एक्चुअली पे का डिफरेंस लेना है आपने। आपने ये नहीं देखना कि निगोशिएट करके आपने कितना कम किया। विलिंग टू पे में आपने 1,000 और 800 का डिफरेंस लेना ठीक है, है वो सर। है आपका कंज्यूमर। बात समझ और में आ गई? ठीक है सर, और प्रोड्यूसर्स का भी प्रोड्यूसर सर्कस में ये था कि प्रोड्यूसर को पता है कि ये चीज 500 रुपए की बिल्कुल ठीक है, अगर मैं 500 की बेचूंगा मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन उसने आपको 800 रुपए की बेच दी। अब वो बेचने के लिए तैयार था, अगर आप उसको थोड़ा सा और इंसिस्ट करते, फोर्स करते, तो वो 500 की भी बेच देता आपको, लेकिन उसने आपको एक्चुअली बेची कितने की, 800 रुपए की। अब वो जितने रिजर्व प्राइस उसने फिक्स की हुई थी, और एक्चुअली जितनी प्राइस आपसे रिसीव की, रिजर्व प्राइस और रिसीव प्राइस का डिफरेंस, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। जी एहसन बच्चे, ये भी बात क्लियर होगी बच्चे? ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर लॉस हो जाएगा ना अगर उसने रहील बच्चे ज्यादा पे कर दी, और उस केस में हमने ये आपको पता है एक्सेप्शन में पढ़ा भी था कि फैशन के केस में ऐसा हो जाता है, समटाइम कस्टम्स के केस में ऐसा हो जाता है, ट्रेडिशंस के केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस का जरूरी नहीं है कि हर केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई भी हो सके, हर ट्रांजैक्शन के केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सके। जी मोहम्मद रहील बच्चे, आपको मेरी बात समझ आ गई बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, फरहान की इनकम फिक्स है, जो वो स्पेंड करना चाह रहा है दो चीजों, दो गुड्स पे, एक्स और वाई। जी बच्चे, मैं इंशाल्लाह आज आपको 5 चैप्टर के नोट्स शेयर कर दूंगा। एक कमोडिटी एक्स है, दूसरी कमोडिटी वाई है बच्चे। फरहान की टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट हिज टोटल इनकम इन द मैनर दैट, वो जब अपनी इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे? एवरेज यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एक्स परचेज इज इक्वल टू द एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने कोई नहीं पढ़ा हुआ,
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया होगा। टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल, टोटल यूटिलिटी इक्वल नहीं होती, टोटल यूटिलिटी तो सम है हर यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी का। marginal utility of last unit of X purchase is equal to the marginal utility of last unit of Y purchase. ये law of equi marginal utility का कॉन्सेप्ट। तो बच्चे ये ऑप्शन डी ऑप्शन है, आप लोगों को मैंने होमवर्क में भी दिया होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ठीक बताया बच्चे आपने। अच्छा बच्चे, माजरत, बच्चे चैप्टर नंबर 5 का ये एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ ये एमसीक्यूज, ठीक होगा जी बच्चे, इंशाल्लाह। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात ठीक है? एवरी पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? शाबाश, बिल्कुल ठीक, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल ठीक बच्चे, सब लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, बेस्ट डेफिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी की कौन सी है? The change in total utility by the consumption of an additional unit of a product, बिल्कुल ठीक, B, with the principle of diminishing marginal utility in effect, increasing consumption with, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा? जी ठीक हो गया जी, लोअर मार्जिनल यूटिलिटी बट मे इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, ठीक है, शाबाश, आपको याद है लॉ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, याद है ना ये कॉन्सेप्ट, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ था। मैं भी आपको, अगर मुझे वो डायग्राम मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिएगा, ये डायग्राम है जी हमारे सामने। देखिए बच्चे, इसमें हमने तीन बातें पढ़ी। पहली बात हमने पढ़ी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है, बट पॉजिटिव है। अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ भी सकती है। दूसरा पॉइंट, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। और थर्ड वन पॉइंट, बच्चे हमने कहा था मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन जीरो मींस टू से नेगेटिव हो गई, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो अब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि ऐसा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जब कम होगी तो टोटल यूटिलिटी हमेशा ही कम होगी, नहीं, हो सकता है टोटल यूटिलिटी बढ़ भी जाए। ठीक हो गया जी बच्चे, जी बिल्कुल सही है जी, 6 का डी पॉइंट। अच्छा जी, अब 7th का बच्चे बताइए। इफ अ कंज्यूमर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल 2 एप्पल्स फॉर 1 कैरेट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी बच्चे, एप्पल्स कैरेट, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। आप सभी लोग मुझे आंसर्स बताई जा रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के भी। देखिए जी, 2 एप्पल्स 1 कैरेट, अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो फॉर 1 एप्पल्स हाफ कैरेट, फॉर 1 एप्पल हाफ कैरेट, तो कौन सी ऑप्शन बचे? सी ऑप्शन। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 8, इफ ऑल प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट,
एन इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज कर जाए तो बजट लाइन में क्या इफेक्ट आएगा? शाबाश, इंक्रीज इन द इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी। बच्चे लेट्स सपोज बजट लाइन है बी एल, और अगर इनकम बढ़ जाए, इनकम के बढ़ने से क्या होगा बच्चे? बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी, B1 L1, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इंक्रीज इन इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट भी और एक्स इंटरसेप्ट, बिल्कुल ठीक बताया बच्चे आपने। नेक्स्ट अगला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिफरेंस कर्व ऑफ द कंज्यूमर इज ऑलवेज कनकेव, स्ट्रेट, convex to the origin. Property characteristics of the IC, shift in consumer equilibrium ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाए तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। बिल्कुल ठीक अफनान बच्चे, बाकी सब लोगों का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई along an ordinary indifference curve is always diminishing, increasing, constant, all of the above, none of the above। शाबाश, डिमिनिशिंग होगा ये हमेशा। बजट लाइन of a consumer explains various combinations of two commodities actually purchased, can be purchased, equate consumer expenditure to his money income, B or C, none of the above। बच्चे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कौन सी होती है? ये हमने प्रॉपर्टी, इसकी assumption भी पढ़ी हुई है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी की वजह से तो इसकी स्लोप कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। जी बच्चे 12, शाबाश। कैन बी परचेज डेफिनेशन थी, याद है आपको? और ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। तो बच्चे सी ऑप्शन। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एप्पल्स a consumer could buy if budget is ₹30 and price per unit of apple and carrot 2 or 1.5, consumer want to take 8 units of carrot। इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, प्राइस ऑफ एप्पल इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ कैरेट इनटू क्वांटिटी ऑफ कैरेट। अच्छा जी, टोटल एक्सपेंडिचर 30, कैरेट की, एप्पल की प्राइस है ₹2, इसके यूनिट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। कैरेट 1.5, इसके यूनिट्स हैं बच्चे 8, और ये आंसर बच्चे x इज इक्वल टू 9 हमने कैलकुलेट किया हुआ। तो बच्चे ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात ठीक नहीं है? द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ बजट लाइन। To work out where to draw the budget line, it is necessary to divide the price of each good with the consumer's total income। बिल्कुल ठीक, ये तो उल्टा फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इनकम को हमें डिवाइड करना होता है प्राइस ऑफ ईच गुड के साथ, ठीक है ना? तो ये बात गलत, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। एक ही एमसीक्यूज रह गया, यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन? रैशनल कंज्यूमर, ये भी assumption है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन भी है, नो चेंज इन क्वालिटी, होमोजीनियस गुड, ये याद है ना आपको, ये भी पढ़ा हुआ है। हाँ, ऑर्डिनल मेजरमेंट नहीं होती इसमें, कार्डिनल मेजरमेंट होती है, तो ये assumption ठीक नहीं है। 15 की डी ऑप्शन। जी बच्चे, हो गया जी यहाँ तक क्लियर?
ये चैप्टर बच्चे हमारा यहाँ पे मुकम्मल होगा। चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी ठीक होगा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर रहमान। बच्चे चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फर्म स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फर्म्स। इस चैप्टर में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स, मेन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वन कॉस्ट, सेकंड रेवेन्यू और थर्ड वन फर्म स्ट्रक्चर्स और उनकी डिफरेंट सिचुएशंस इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन डिस्कस करें। तो सबसे पहले बच्चे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉस्ट का बिहेवियर, देन बच्चे हम रेवेन्यू एंड फर्म स्ट्रक्चर कंबाइन पढ़ेंगे बच्चे। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा, इसमें भी सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है कॉस्ट। कॉस्ट बच्चे हमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है शॉर्ट रन कॉस्ट, देन फिर बच्चे हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। पहले हमें शॉर्ट रन कॉस्ट का पढ़ना है टॉपिक, देन फिर हमें पढ़ना है बच्चे लॉन्ग रन कॉस्ट। अच्छा बच्चे, कॉस्ट का टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हमने कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फर्म स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ए एक कंपनी है, ए लिमिटेड बोल देता हूं, बिजनेस है कोई भी, इसने रेवेन्यू अर्न किया 1000 का, इसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो 500 के, 1000 में से 500 लेस किया, 500 का प्रॉफिट बन गया। ये प्रॉफिट की फिगर, 1000 इसमें डिडक्ट किया 500 के एक्सपेंसेस, 500 का प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया यहां तक। अब सवाल ये है, पहली बात, ये कंपनी, जब भी कोई कंपनी
इनकॉर्पोरेट होती है, एस्टेब्लिश होती है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम दो तरह की कंपनीज पढ़ते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट वन प्रॉफिट ओरिएंटेड, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड वन बचे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कोई लाइब्रेरीज हो गई, इसी तरह से हॉस्पिटल हो गया, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। एनजीओ बिल्कुल ठीक, इनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, सोसाइटी के भलाई के लिए, वहां के रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए, सिंपैथी के लिए। हम इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस का। मकसद क्या है हर ऑर्गेनाइजेशन का? उसने प्रॉफिट अर्न करना, और सिर्फ प्रॉफिट भी प्रॉफिट अर्न नहीं, हमने ये वर्ड नहीं बोलना कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। जस्ट प्रॉफिट नहीं, क्या करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये आपके सामने सिचुएशन है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस लेस किए प्रॉफिट। अब मुझे आप ये बात बताइएगा, ये आपके सामने सिचुएशन है रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, प्रॉफिट की। अगर एक कंपनी चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करे, मैक्सिमम करे, तो उसके पास कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं? दो सिचुएशंस अभी फॉर द टाइम बिंग। पहली क्या सिचुएशन है? वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करे, रेवेन्यू को बढ़ाए किसी सिचुएशन में। जी, दूसरी या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि अपने एक्सपेंसेस कम करें, अपने रेवेन्यूज को, अपनी सेल को बढ़ा दे, एक्सपेंसेस कम कर दे। एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? कॉस्ट कम कर। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई है? जी बिल्कुल सही एहसन, आपके इस पॉइंट पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आप मेरी एक बात याद रखिएगा, एहसन जब भी आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। आप कभी भी ये नहीं कहते हो कि मैंने मैक्सिमम यूनिट सेल करने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता। ये जरूरी नहीं होता हर सिचुएशन में कि जब जितने ज्यादा आप यूनिट बेचोगे उतना प्रॉफिट भी होगा। हो सकता है ज्यादा सेल बढ़ाने से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू हो जाए। ये मैं ये कह रहा हूं हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो आप कभी भी आप ये नहीं कहते हो कि मैंने ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचने हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव, मैंने ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मुझे मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। अब उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी। देखिए मैंने आपके सामने अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, आपने मुझे ऑब्जेक्टिव में ये बात तो नहीं की कि हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसने मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, नहीं। जो ट्रेडिंग कंपनी है उसने मैक्सिमम यूनिट सेल करने हैं, नहीं। आपसे पूछा मैंने ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने मुझे बताया ऑब्जेक्टिव ये है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। बात क्लियर हो गई बच्चे? अब उसके लिए हमने कहा या तो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करो, अपनी सेल को बढ़ाओ।
सुन पा रहे हैं? अब आ रही है अब मेरी आवाज आपको? जी, नेट प्रॉब्लम हो गया था बच्चे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे, ठीक हो गया ना? अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो सकता है हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें, तो हमें रेवेन्यू इंक्रीज करना है, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हम अपनी कॉस्ट कम करनी, हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस करें। अब किस कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, कॉस्ट कितनी टाइप्स की हो सकती है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हमें कॉस्ट के बिहेवियर का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कॉस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, हम कॉस्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस टॉपिक में हम डिटेल्ड कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे। समझ में आ गई बच्ची बात आप लोगों को? अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाले नजर आएंगे। एक वर्ड है फर्म और दूसरा वर्ड है इंडस्ट्री। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फर्म में और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है? उसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। मैपल लीफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, एक कंपनी है जो सीमेंट प्रोड्यूस करती है, सीमेंट की प्रोडक्शन करती है। इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं फर्म। और सीमेंट बनाने वाली तमाम ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील इन सीमेंट और प्रोड्यूस सीमेंट, उन तमाम फर्म्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं इंडस्ट्री। डीजी सीमेंट, ठीक हो जी? बिल्कुल सही बताया बच्चे आप लोगों ने, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह से बच्चे टेक्सटाइल में सफायर टेक्सटाइल मिल एक फर्म, डबल ए कॉटन एक फर्म, निषाद एक फर्म, क्रिसेंट बाहुमान एक फर्म, यूएस अपैरल एक फर्म। बट अगर पूरी की पूरी तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस उनको कलेक्टिवली बोले, जो भी टेक्सटाइल में डील करने वाली फर्म्स हैं, उनके लिए कलेक्टिवली हम वर्ड यूज करें तो वो वर्ड क्या होगा? इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी को फर्म, और जितनी भी कंपनी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उन तमाम फर्म्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो फर्म क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने रिसोर्सेज को किसी एक गुड या सर्विस की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करती है, फर्म कहलाती है। और इंडस्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री को अगर हम सिंपली बोले तो क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन, और इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट प्रोड्यूस द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट। group of firm that produce the same or similar product। जी बच्चे, हो गए यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे, नेक्स्ट। अब बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हुए जितनी कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ती है उसे कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी बच्चे? गुड्स की प्रोडक्शन के लिए जितनी कॉस्ट एक्चुअली हमें इंकर करनी पड़ती है वो कॉस्ट कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बच्चे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। जी ठीक होगा जी बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअली इंकर्ड हुई है हमारी, ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअली इंकर्ड हुई है। सेकेंडली बच्चे पे कर दी गई है, पेमेंट हो गई है, और टू बी पेड या उसकी पेमेंट होगी। ऐसी कॉस्ट जिसके बदले में या तो हमने पेमेंट की है या हम पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर। मीन्स टू से, इसको अगर मैं सिंपली वर्ड बोलूं तो क्या बोलूं, इस सिचुएशन में कैश आउटफ्लो होगा। सिचुएशन में क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, और इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट है तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड भी करेंगे। ऐसी कॉस्ट कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक होगा जी बच्चे, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, वो खर्चे हैं जो एक्चुअली इंकर हुए और जिसके बदले में हमें पेमेंट भी करनी होगी। और वो खर्चे क्या हैं जी बच्चे, हमें गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है। गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास होते हैं रिसोर्सेस, जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे इन्हें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, इन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज किया गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, उसके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट इंकर हो गई, आपके अखराजात हो गए, वो अखराजात एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सपेंसेस जो आपके इंकर हुए हैं, आपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए जिन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, इन रिसोर्सेज के अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ गई, वो एक्सपेंसेस आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। जैसे आपको प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ी, आपने लेबर से कहा आओ मेरे लिए काम करो, उन्होंने आपके लिए काम किया, उसके बदले में आपको उन्हें वेजेस पे करनी पड़ेगी। आपको प्लांट एंड मशीनरी रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पेश आई, आपने वापडा का कनेक्शन लिया, बिजली को इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, उसके बदले में आपको पैसे पे करने पड़ गए। इसी तरह से आपको फर्नीचर बनाना था, टेबल बनाना था, चेयर बनानी थी, उसके लिए आप बाजार से आपने वुड बाय की, मटेरियल खरीदा, मटेरियल के बदले में आपको पैसे देने पड़ गए। दीज आर द कॉस्ट, और these costs are considered as an explicit cost because these costs have incurred and we supposed to pay money against these resources. इन रिसोर्सेज के बदले में हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो कैश का आउटफ्लो होगा, ऐसी कॉस्ट हमारी कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
गॉट इट? बात समझा पाया हूं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे आपको? अच्छा जी बच्चे, सेकंड वन, इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी बच्चे, अब यहां पे बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझा सके। शाहजेब शहजाद साहब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीए बन गए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद इन्होंने अपनी फर्म बना ली। जी बस फर्म बना ली और उसका नाम क्या रखा? एसएस एंड कंपनी सीए, शाहजेब शहजाद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जी। एसएस एंड कंपनी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। अब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी क्लाइंट आता है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट आ गया, कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ऑडिट क्लाइंट आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दिया, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। इसी तरह से कोई टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड क्लाइंट आया, उसको टैक्स कंसल्टेंसी। अब अगर ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब या अपनी ऑर्गेनाइजेशन ना बनाते, इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये जॉब कर सकते थे एक और ऑर्गेनाइजेशन में। लेट्स सपोज इनके पास ऑप्शन ये थी कि ये यूएस अपैरल में, स्पेलिंग में, यूएस अपैरल में जॉब कर सकते थे। अगर यूएस अपैरल में जॉब करते हैं तो इन्हें पर मंथ सैलरी 200,000 रुपीज मिलेगी पर मंथ। अब अगर अपनी फर्म में काम कर रहे हैं तो क्या ये 200,000 सैलरी ये हासिल कर रहे हैं या ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं? जी बच्चे, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 200,000 रुपीज पर मंथ ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये हासिल नहीं कर पा रहे, ये इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये कॉस्ट पे करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दे रहे हैं। वो टाइम अगर ये यूएस अपैरल को देते तो इन्हें 2 लाख रुपया पर मंथ हर महीने मिलता, लेकिन अब इन्हें 2 लाख रुपया हर महीने नहीं मिल पा रहा। ये कॉस्ट पे करके शाहजेब शहजाद साहब अपनी फर्म को टाइम दे रहे हैं। ये कॉस्ट गो के ना तो इंकर हुई है ना ही कैश आउटफ्लो हुआ इसका, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनके पास इंटेलेक्चुअल पावर है। इंटेलेक्चुअल पावर क्या है? इनके माइंड, इनके क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इनका एक्सपीरियंस, इनकी एक्सपर्टीज, इनका नॉलेज, ये इंटेलेक्चुअल पावर है। ये इंटेलेक्चुअल पावर अगर ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके सर्विसेज प्रोवाइड करते तो इन्हें एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होती। उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए।
ये कॉस्ट जो ये हासिल कर सकते थे, गेन कर सकते थे, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसकी मैं एक और एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं, इन्होंने अपनी फर्म बनाई, फर्म बनाने के लिए इन्होंने अपना बड़ा खूबसूरत सा ऑफिस बनाया, और ऑफिस जहां पे इन्होंने बनाया, जहां पे इन्होंने फर्म बनाई, इनकी अपनी जगह थी, अपनी जमीन थी, अपनी बिल्डिंग थी। अब अगर ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग पे अपना ऑफिस ना बनाते, अपनी फर्म ना बनाते, एसएस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ना बनाते, तो क्या ये रेंट पे प्रोवाइड कर सकते थे किसी और बॉडी को? बिल्कुल कर सकते थे। अगर रेंट पे प्रोवाइड करते तो इन्हें उसके बदले में 2 लाख रुपया रेंट मिल सकता था पर मंथ उस बिल्डिंग का। बड़ी अच्छी लोकेलिटी में थी और साइज में भी अच्छी खासी थी। इन्हें 2 लाख रुपया पर मंथ उस बिल्डिंग का रेंट मिल सकता था। अब रेंट मिल रहा है बिल्डिंग का? नहीं मिल रहा। क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स कहती है ये आपकी कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है आपकी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। गो के ना ये एक्चुअली इंकर हुई है, ना ही इसके बदले में कैश का आउटफ्लो होना है, बट आपकी कॉस्ट है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज अगर इस जगह पे यूटिलाइज होते तो आपको इतने पैसे रिसीव हो सकते थे। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है? सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की अपनी सैलरी जो वो सर्विसेज खुद से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा है। आपने अपने पैसों से बिजनेस किया, अगर वो पैसे आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते, आपको वहां से एडिशनल रिटर्न मिलता, अब नहीं मिल पा रहा। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में ये फर्क है बच्चे। अब बच्चे, अब आपने गौर करना है, जरा इस बात को जरा समझना है। रेवेन्यू, इसमें से माइनस करें अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। लेट्स सपोज 1000 रेवेन्यू, 500 एक्सप्लिसिट कॉस्ट, 500 प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये कॉस्ट आपकी कहलाती है अकाउंटिंग कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। अच्छा बच्चे, अब अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर माइनस किया जाए इम्प्लिसिट कॉस्ट, लेट्स सपोज 300 की है, 200 का प्रॉफिट, ये आपकी कॉस्ट कहलाएगी, ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा, सॉरी ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट क्या कहला रहा है? इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट बल्कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है। तो बच्चे इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट किसके इक्वल होती है बच्चे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बच्चे कैश का आउटफ्लो नहीं होता इस सिचुएशन में, ये याद रखिएगा आप, इसे कंफ्यूज ना कीजिएगा, इस पे एमसीक्यूज भी आ चुका होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो ये याद रखना है, आप गलती ना कर दीजिएगा, आप सिर्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट को कहेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, गलत हो जाएगा आंसर आपका। इकोनॉमिक कॉस्ट किसके इक्वल होगी? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, दोनों को सम करने तो इकोनॉमिक कॉस्ट, और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। और अगर मैं रेवेन्यू में से माइनस कर दूं इकोनॉमिक कॉस्ट, एक एमसीक्यू, रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट किसके इक्वल होगा आंसर? कौन सा प्रॉफिट? सिर्फ प्रॉफिट नहीं, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये किसके इक्वल आंसर है बच्चे? इकोनॉमिक प्रॉफिट के इक्वल आंसर।
यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई है? मैं समझा पाया हूं आपको सभी बातें? कोई प्रॉब्लम? जी बच्चे, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा बच्चे, मैं आप लोगों के साथ, आपने ये जो आज का लेक्चर है ये तो रिवाइज करना ही करना है, इसके साथ में आपको एक लेक्चर, क्योंकि मेरी कल की क्लास मिस हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपके साथ एक लेक्चर शेयर करूंगा, आप लोगों ने लाजमी वो लेक्चर भी सुनना, इससे आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है बच्चे? शॉर्ट रन कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स के। तो ठीक है ना बच्चे? तो आप लोगों ने वो लाजमी बच्चे सुन लेना, कल इंशाल्लाह फिर मैं उससे आगे कंटिन्यू करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।